हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरे कैप्सूल क्लास के साथ में। जिन्होंने पहला कैप्सूल क्लास देख लिया है और दूसरे का इंतजार कर रहे थे, भाई बीच में माइक हो गया था अपना खराब, आज ये नया माइक लगा के पूरे जोश के साथ वापस आ गए हैं और आपसे वादा किया कि अगर आप सिर्फ 10 फिजिक्स के कैप्सूल क्लास देख लेते हो तो भैया कोई फेल नहीं कर पाएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। भैया इस कैप्सूल क्लास के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने कवर किया है वो है भैया केपलर के नियम। क्या होते हैं केपलर के नियम? आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम बता देते। सुनो, बचपन से रटाया जाता है, सिखाया जाता है कि भैया बे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं, प्लेनेट कहलाते हैं। सुना हुआ है। केपलर ने यही कहा भैया, क्या कहा कि ये बीच में सूर्य होता है फोकस पर। सूर्य कहां होता है? फोकस पर। और इसके चारों तरफ जो ग्रह होते हैं यानी जो प्लेनेट होते हैं वो भैया इलिप्टिकल यानी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये चक्कर लगाते हैं तो सेम समय में सेम दूरी ही तय करते हैं। भैया जितना टाइम उतना क्षेत्रफल, यानी ऐसा नहीं होता है कि कभी पृथ्वी फटाफट से घूम जाए, कभी पृथ्वी फटाफट से चक्कर लगा के बैठ जाए आके, और कभी कभी लेट लेट के चक्कर लगाए, आराम से मौज ले ले के चक्कर लगाए, ऐसा नहीं होगा। यानी सेम टाइम में ये लोग सेम क्षेत्रफल कवर करते हैं। और तीसरा इन्होंने कहा कि भैया टाइम उतना ज्यादा लगेगा, दूरी जितनी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है भैया कि अगर ये सूर्य यहीं चक्कर लगाना हो तो फटाफट दूरी कम है, इतनी दूरी फटाफट कवर कर लेगा। मान लिया यहां से चक्कर लगा रहा है तो बहुत सारी दूरी कवर करनी पड़ेगी ना, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। ये घिनौने से भैया केपलर के नियम है। लो समझो यार, पहला जो नियम, 3 नियम है टोटल। पहला नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, यानी ऑर्बिट का मतलब कक्षाएं जिनमें चक्कर लगातार ग्रह लगाता रहेगा। तो क्या लिखा हमने लिखा प्रत्येक प्लेनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकली शेल में चक्कर लगाता है। इलिप्टिकल मतलब दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर वो चक्कर लगाता है, जिसमें सन एक फोकस पर होता है, अर्थात प्लेनेट की ऑर्बिट परफेक्ट सर्किल नहीं बल्कि इलिप्टिकल होती है। यानी ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर नहीं लगाता है बल्कि ऐसे इलिप्स यानी दीर्घ वृत्ताकार यानी अंडाकार कह सकते हो, इस मार्ग पर वो चक्कर लगाता है। और सभी को पता है मैथमेटिकल फॉर्म इलिप्स की क्या होती है भैया, फिजिक्स उन्हीं ने ली होगी जिनके पास मैथ भी होगी। सबको पता होगा कि भैया इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, जहां पर ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस होती है, और वी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस होती है भैया। ठीक है, सभी को पता है 2 एक्सिस बनेगी ही। मेजर मतलब ज्यादा वाली दूरी, ये देखो ये ज्यादा दूरी है, ये कम दूरी है, तो इसमें 2 एक्सिस के चारों तरफ भैया इलिप्स जो है वो चलता है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लिया आपने पहला नियम क्या है। पहला केपलर का नियम है कि सूर्य रहेगा बीच में फोकस पर और जो ग्रह है यानी प्लेनेट है वो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर यानी इलिप्टिकली लगातार चक्कर लगाएगा। भैया कितना आसान है, देखो इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की वो लिख दी हमने। दूसरा है लॉ ऑफ एरियाज, हमने आपको पहले ही बताया कि जितना टाइम लगेगा एक बार कवर करने में बार बार उतना ही टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि पृथ्वी कहे कि हम फटाफट चक्कर लगा के बैठ जा रहे हैं, आज फटाफट लगा लिया, आप बैठ के मौज लेंगे, टीवी देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उतने ही टाइम में उतना ही एरिया कवर करता है भैया। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, सन और प्लेनेट, ये देखिए भैया सन का मतलब सूरज और प्लेनेट को जोड़ने वाली रेखा सेम टाइम में सेम एरिया कवर करती है। यानी ये सूरज है, ये प्लेनेट है, ये जो इन्हें जोड़ने वाली ये रेखा है, ये जो रेखा है मेरे भाई, ये सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगी। यानी यहां से यहां तक का जैसे एरिया, यहां से यहां तक का एरिया सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगी, अर्थात प्लेनेट का मोशन इक्वल एरिया इक्वल टाइम, यानी सेम समय में सेम एरिया कवर करेगी, कभी ज्यादा नहीं कभी कम नहीं। इस रूल को ये फॉलो करता है। हमने यहां पे लिख दिया, यानी dA अपॉन dt का मान क्या है, कांस्टेंट है। dt क्या है भैया, समय में परिवर्तन है, dA क्या है, एरिया में परिवर्तन है। यानी समय में परिवर्तन जितना होगा उतना ही एरिया में परिवर्तन होगा, और वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यानी समय के साथ एरिया में परिवर्तन कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब उतने टाइम में उतना ही एरिया वो कवर करता है भैया। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या होता है मेरे भाई, अभी आपको बता चुके। पीरियड मतलब क्या होता है, समय, यानी उतने टाइम जितनी दूरी ज्यादा बढ़ाओगे टाइम उतना ज्यादा लगेगा। तो यही लिखा है, किसी प्लेनेट को परिक्रमण करने में लगा समय, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ परिक्रमण करने में लगा जो समय है, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो जो इसकी डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसके 3rd पावर के, तृतीय घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी
समानुपाती होता है। यह तीसरा नियम है कि टी स्क्वायर का मान निर्भर करेगा आर की पावर 3 पर, यानी जैसे जैसे टी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आर का मान बढ़ेगा। या कह सकते हैं दूरी जितना लंबा चक्कर काट के आओगे टाइम उतना ज्यादा लगेगा। अगर हम दो प्लेनेट के लिए बात कर लें मेरे भाई, दो प्लेनेट के लिए, पहले के लिए T1 R1 हो जाएगा, दूसरे के लिए T2 R2 हो जाएगा। दोनों को भाग देंगे तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा T1 स्क्वायर बटे T2 स्क्वायर, यहाँ पे T2 स्क्वायर, और बटे में क्या बताओ क्या आएगा R1, यहाँ पर A1 लिख दिया। अगर यहाँ R1 लिखिएगा तो यहाँ भी R1 लिखिएगा, यहाँ R2 लिखिएगा तो यहाँ भी R2 लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो प्लैनेट्स के लिए भी निकाल सकते हैं भाई। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला इस कैप्सूल क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ा है वो है केपलर के नियम। 3 नियम है भैया। पहला नियम क्या है बताओ, सूर्य बीच में फोकस पे रहता है और दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा क्या है, समान समय में समान एरिया कवर करा जाता है, कभी जल्दी नहीं होती है कभी देर नहीं होती है। तीसरा क्या है, जो टाइम ज्यादा लगेगा अगर आप दूरी ज्यादा कवर करवाओगे। तो क्या दूरी है, दूरी है मेरे भाई आर अगर, और टाइम है टी, तो टी स्क्वायर का मान निर्भर करेगा आर की 3 पावर के भाई। ठीक है, यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ध्यान से समझो भैया, जियो माने पृथ्वी होती है, स्टेशनरी माने स्थिर होता है, और सैटेलाइट माने उपग्रह होता है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ कोई ऐसा सैटेलाइट, कोई ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई दे, चलता फिरता ना दिखाई दे। भैया स्टेशनरी का मतलब क्या, रुका हुआ दिखाई दे, उसे हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और ऐसा कब हो सकता है, आप इस ट्रेन में बैठे हो, इस ट्रेन में, और दोनों ट्रेन में बिल्कुल सेम स्पीड से चल रही है, तो जो यहां बैठा होगा उसे ये ट्रेन रुकी हुई नजर आएगी, जो यहां बैठा होगा उसे ये ट्रेन रुकी नजर आएगी। तो मेरे भाई पृथ्वी के मानसून कब आएगा, मौसम कैसा रहेगा, टीवी कैसे चलेगी, इंटरनेट कैसे चलेगा, इन सब के लिए सैटेलाइट छोड़े जाते हैं जो बिल्कुल पृथ्वी की ही स्पीड से चक्कर लगाते हैं साथ साथ, उन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो लिख दिया, यह एक ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते समय हमेशा पृथ्वी से देखने पर आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। यानी पृथ्वी पर खड़े होकर देखोगे तो स्थिर दिखाई देगा, स्टेशनरी दिखाई देगा, स्टेबल दिखाई देगा। जियो माने पृथ्वी, स्टेशनरी माने रुका हुआ, यानी पृथ्वी से देखने पर अगर रुका हुआ दिखाई दे तब हम लोग इसे क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इसे पृथ्वी के इक्वेटर, इक्वेटर समझते हो, जो भूमध्य बीच से जाने वाली रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, इसके ऊपर लगाया जाता है। यह भी पृथ्वी के समान 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगाती है वैसे यह भी 24 घंटे में चक्कर लगाता है। यह भी पृथ्वी के समान पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है। जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे ही यह भी साथ साथ घूमेगा, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर लगा दिया जाता, तो ऐसा लगेगा कि यह रुका हुआ, और पूरी जानकारी देगा ये आपको पृथ्वी के बारे में। इसलिए यह पृथ्वी के घूमने के साथ साथ उसी की गति से घूमता रहता है और हमें ऐसा लगता है जैसे ये रुका हुआ है। ठीक है, इसे पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है भाई। जो पहले केपलर के नियम है वो पेपर में 7.5 नंबर तक आ सकते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 2, 2.5, 3 नंबर में आ सकता है भैया। ठीक है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो टीवी चलती है आपके घरों में सैटेलाइट की वजह से, मोबाइल में नेटवर्क आते हैं सैटेलाइट की वजह से, इंटरनेट चलता है सैटेलाइट की वजह से, रेडियो बजता था सैटेलाइट की वजह से, मौसम की जानकारी, कोई साइक्लोन आया, मानसून कैसे आएगा, इन सब की जानकारी मेरे भाई कहाँ से मिलेगी, सैटेलाइट की वजह से। जीपीएस है, नेविगेशन है, गूगल मैप वगैरह आप देख पा रहे हो, सब क्यों देख पा रहे हो, सैटेलाइट की वजह से भैया। ठीक है, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक डेरिवेशन आया हुआ है, ये लॉन्ग में आएगा भाई, 7.5 नंबर में, वरना 15 में भी आ सकता है। समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क मतलब क्या है, कोई वृत्ताकार डिस्क है, कोई चकती है वृत्ताकार। ठीक, वृत्त मतलब समझते हो, सर्किल जैसे चूड़ी होती है भैया। ठीक है, तो ये कोई वृत्ताकार डिस्क है, इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से लिखते हैं, और नॉर्मली आई का फॉर्मूला होता है आई बराबर mr²। लेकिन हमें निकालना है डिस्क के लिए, तो हम देखेंगे कि आई के मान में कितना बदलाव आएगा, mr² ही रहेगा या कुछ फार्मूले में चेंज आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कुलर डिस्क के लिए समझो, ये जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। माना कोई सर्किल, क्योंकि सर्कुलर डिस्क चाहिए तो हमने एक सर्कुलर डिस्क मान ली, जिसकी रेडियस हमने मान ली कैपिटल R और इसका मास हमने मान लिया कैपिटल M। ठीक है भैया, क्यों R और M क्यों माना, क्योंकि भैया जो I है उसे निकालते ही हैं mr², M और R के टर्म में मेरे भाई निकालते हैं, तो हमने M मान लिया कैपिटल M, रेडियस मान ली हमने R, कैपिटल R मान ली, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हमने सरफेस मास डेंसिटी निकाली। सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है भैया, सरफेस मास सिग्मा बराबर होता है M/A। समझो मेरे भाई,
अब इसे समझाते हैं थोड़ा सा हम आपको। जैसे हम निकाल रहे हैं मास डेंसिटी, ठीक, तो अगर मास डेंसिटी निकालना है तो m/a होगा। m/a का मतलब क्या, a माने एरिया यानी क्षेत्रफल, m माने द्रव्यमान, कितने एरिया में कितना द्रव्यमान घेर रहा है, जितना ज्यादा घेर रहा होगा। डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व, उतना घनत्व ज्यादा होगा। जैसे कोई कहते पृष्ठ घनत्व निकालो आवेश के लिए, तो सिग्मा बराबर क्या लिख देंगे, q/a। अभी द्रव्यमान के लिए पूछ रहा, मास के लिए पूछ रहा तो m/a, चार्ज के लिए पूछ लेगा तो q/a। यानी सरल भाषा में कितने एरिया में कितने क्षेत्रफल में कितना आवेश है वो उसका आवेश घनत्व है, कितने एरिया में कितना द्रव्यमान है वो उसका द्रव्यमान घनत्व है। तो भैया जो मास डेंसिटी होती है वो होती है m/a। जो सर्किल होता है, सर्किल यानी वृत्त होता है, वृत्त के लिए क्षेत्रफल होता है πr²। तो हमने सिग्मा बराबर रख दिया m/a में a की जगह पे रख दिया πr²। सिग्मा का मान निकाल के हमने छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी बच्चे हैं सारे मैथ वाले हैं, हमें इसके लिए क्या निकालना है, जड़त्वागुण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे रिंग की फॉर्म में भैया तोड़ देंगे, ठीक। रिंग की फॉर्म में तोड़ने से क्या होगा, किसी एक रिंग के लिए हम लोग निकाल लेंगे। और सबको पता है समाकलन क्या होता है, किसी छोटी चीज का पता कर लो और उसका समाकलन कर दो मेरे भाई, तो पूरे का निकल आता था। तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन हम कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, हमने लिखा डिस्क को छोटे छोटे कंसेंट्रिक रिंग, कंसेंट्रिक मतलब केंद्र सबका एक ही रहेगा, बाकी छोटे छोटे रिंग की फॉर्म, केंद्र इनका सबका एक ही है, छोटे छोटे रिंग की फॉर्म में तोड़ देते हैं। जो रिंग की फॉर्म में तोड़ा, मान लिया इनमें से कोई एक रिंग, मान लिया ये वाला रिंग उठा लिया, ठीक, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर नहीं बल्कि स्मॉल आर मान ली हमने, तो तब इसकी रेडियस मान ली स्मॉल आर, और जो इसकी मोटाई है वो हमने डी आर मान ली। देखो मेरे भाई, किसी एक रिंग का हम लोग निकाल लेंगे और पूरे का हमें पता है कैपिटल आर रेडियस है, लिमिट लगा के समाकलन कर देंगे। समाकलन यानी इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटे से किसी चीज का बड़ा करना मेरे भाई, ठीक है। जैसे अगर इस पूरे क्लास की लंबाई हम लोग निकालना चाहें तो हम इतना या तो इंची टेप डालें या फिर क्या कर सकते हैं, एक कॉलम का निकाल लें और सेम डिस्टेंस पे कॉलम बने हुए हैं मेरे भाई, आराम से समाकलन की हम निकाल सकते हैं। तो समझो मेरे भाई, हमने क्या किया, एक छोटा सा छोटे छोटे रिंग में तोड़ लिया, एक रिंग को उठाया, मान लिया उसकी रेडियस r है, उसकी मोटाई dr है, तब इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया यानी क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे ही निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई कैसे निकाल सकते हैं, समझो। लंबाई कितनी होगी, जैसे ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग की अगर हम ये बाहर की लंबाई निकालने की कोशिश करें तो ये किसके बराबर होगी, 2πr के बराबर होगी, क्योंकि ये जो बाहर है इसी को हम लोग परिधि कहेंगे। इसे ही आप पकड़ के सीधा कर दो तो यही लंबाई है, यही इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस है। गुणे में चौड़ाई, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अभी हमने आपको बताया इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, dr मान रखी है हमने। तो भैया ये जो बाहर की सरकमफ्रेंस पूरी परिधि है ये कितनी है, 2πr, तो यही लंबाई होगी भाई, ठीक। चाहो तो अरे इसे सीधा कर दो तो ये लंबाई हो गई। अब इसी को मोड़ के हम वृत्त बना दें तो जो बड़ा बात तो वही है, ये l लंबाई ही तो मेरे भाई वृत्त की जो चारों तरफ की परिधि है वही तो लंबाई होगी। तो 2πr लिख दिया। समझो एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमने 2πr लिख दिया और गुणे में कितना लिख दिया, dr। dr मतलब क्या है, इसकी चौड़ाई कह लो, मोटाई कह लो, जो कहा भैया, ठीक है। मास ऑफ द रिंग की अगर बात करें तो द्रव्यमान है। समझो भैया, अभी आपको बताया कि सिग्मा बराबर क्या था, बताओ, m, और बटे में क्या था, a को हमने क्या लिखा था, समझना मेरे भाई, अभी हमने आपको ऊपर निकाल के दिखाया था, सिग्मा बराबर m/a, यही था। तो अगर हम m का मान निकालें छोटे से भाग के लिए तो m को हम लोग क्या लिखेंगे, dm लिखेंगे, सिग्मा को हम लोग सिग्मा लिखेंगे, और a का मान हमने ये निकाल रखा है। देखो a का मान ये निकाला है हमने, क्या निकाला है, लंबाई जो कि सरकमफ्रेंस के बराबर है परिधि के, गुणे में चौड़ाई कह लो, मोटाई कह लो, एक बात है भैया, ठीक। dm यहां से निकल आया। अब हम क्या, इस छोटे से भाग के लिए हमने देखो क्या कर रखा है, हमने एरिया निकाला और एरिया से हमने मास निकाल लिया, m निकाल लिया। इस छोटे से भाग के लिए हम क्या निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग के लिए क्या होती, I बराबर mr² होना चाहिए। तो हमने फार्मूला लगाया भैया, I बराबर छोटा सा भाग है तो d लगा दिया, di बराबर dm इंटू r², ठीक। mr² फार्मूला होता है I बराबर, ये जड़त्वागुण का फार्मूला होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I बराबर mr²। छोटे से भाग के लिए ले रहे हैं तो di कर दिया और dm कर दिया भाई, ठीक। di ऐसे रखा, dm का जो मान ऊपर निकाला हमने सिग्मा इंटू 2πr इंटू dr रख दिया।
आर स्क्वायर हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। डी आई को ऐसे रखा रहने दिया, 2 पाई और सिग्मा सब कांस्टेंट बाहर लिख लिया। आर की पावर 2 ये चल रही, 1 ये चल रही, आर की पावर 3 हो गई और डी आर हो गया भैया, ठीक। यहां से हमने डी आई निकाल लिया जो छोटे छोटे रिंग तोड़े हैं उनके लिए। एक रिंग के निकाला तो पूरे डिस्क के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, एक के लिए अगर निकाला है तो पूरे के लिए अगर निकालना है तो भैया क्या करो, इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर दो। तो हमने पूरे डिस्क के लिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 ये जो बनाई है डी आई जो रिंग के लिए निकाली है इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिमिट लगाएंगे। भैया इंटीग्रेशन तो समझ में आता होगा, यहाँ सारे मैथ वाले हैं कि भैया ये तो सांप का निशान लगाते हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं हम कि भैया उसका केंद्र जो है वो 0 है और पूरी दूरी कितनी है, रेडियस r है, और जहां तक रेडियस r है इसका पूरा हमें एरिया निकालना है। इस पूरे के लिए हमें जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो लिमिट हमने लगा दी r, जो मान मेरे पास था वो रख दिया। क्या मान था, 2 था, पाई था, सिग्मा था, आर की पावर 3 था और डी आर था। ये मान छोटे से रिंग के लिए था, अब हम पूरे के लिए लगा रहे हैं। तो हमने 0 केंद्र से लेकर बाहर पूरी रेडियस तक जितना उसकी रेंज है पूरा हमने क्या कर दिया है, मान रख दिया है भैया, ठीक। जब मान रखोगे तो क्या होगा, 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर की पावर 3 सबको पता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 जोड़ देते हैं, 3 और 1 4 है तो 4 हम लोग नीचे रख देंगे। तो आर की पावर 4/4 आएगा, 4 यहां लिख दिया, आर की पावर 4 रख दिया। ऊपर वाली लिमिट को ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाली को नीचे लिख देते हैं। सबको पता होना चाहिए, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, यहां रखेंगे तो आर की पावर 4 आएगा, माइनस लगाते हैं, फिर 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो 0 लिखो ना लिखो तो आर की पावर 4 बचेगा, तो आर की पावर 4 रख दिया। अब जो हमने स्टार्टिंग में सिग्मा की वैल्यू निकाली थी, ये देखो स्टार्टिंग में हमने जो सिग्मा की वैल्यू निकाली थी m/πr², इसे हम लोग रख देंगे, ठीक है। हमने रख दिया m/πr², सिग्मा की वैल्यू रख दी m/πr², पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, और फाइनली भैया सर्कुलर डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया वो आया I = ½ mr²। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केपलर के नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कैप्सूल क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक एक करके एक कैप्सूल क्लास के अंदर हम आपको दिखाएंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर पूरा। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा है, यहाँ पे बहुत कंटेंट डला रखा, सब देखो बैठ के। उसके अलावा ये जो कैप्सूल क्लासेस हैं ये आपको एप्लीकेशन पर भी मिलेंगे। आज ही रात में बैठ के अपलोड करवाएंगे, वरना कल तक अपलोड हो जाएंगे। जो जो कैप्सूल क्लास हम डाल रहे हैं ये एप्लीकेशन पर विद PDF मिलेंगे। बाकी जितना कंटेंट पड़ा हुआ है, पेपर एनालिसिस दुनिया भर का, सब देखो बैठ के। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देखो बैठ के। और जो लोग कहीं तैयारी वैयारी कर रहे हो, यहीं पर आराम से 10-12 कैप्सूल क्लास देख लेना, पास होने भर का कराओगे। आप चाहते हो कोर्स में एनरोल करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके वहां भी आ सकते हो। PDF है, नोट्स हैं, सब अंधाधुंध पड़े हुए हैं, जाओ जाके पढ़ो जाके भैया, ठीक है। तो आज का ये कैप्सूल क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पहली बार देख रहे हो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, घबराओ बिल्कुल नहीं, सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, बस कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने माइक भी 4 मंगा लिए हैं। एक देखो ये माइक मंगाया है, और देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे डब्बे पड़े हुए, किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा। देखो एक ये भी मंगाया है, एक ये भी मंगाया है, एक तो अभी यही खोला है यार। ओवरऑल तो यानी ये बहुत सारे माइक मंगा लिए, कोई समस्या है नहीं। सेटअप भी काफ़ी अपग्रेड हो गया है, धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी होती हैं। बाकी कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना। इंटरेस्टेड हो एप्लीकेशन में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वरना ये जितने कैप्सूल क्लासेस हैं देखते रहो। पास मतलब होने से कोई रोक नहीं पाएगा, मेरी जिम्मेदारी। बहुत अच्छा पेपर करके आओगे और किस्मत चल गई तो हो सकता है 75 में 75 का हो जाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।